बगीचों की बीमारियों की, तो इस वक्त सारी ही दवाइयाँ, सारे ही प्रैक्टिसेस ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है अगर हम ऑर्चर्ड मैनेजमेंट की बात करें। तो बागवान साथियों, एक ऐसी बीमारी जो आजकल सभी लोगों को परेशान कर रही है, मुझे चंबा से लेकर कश्मीर से लेकर पूरे हिमाचल के फार्मर के मैसेज और फोन कॉल्स आए, तो आपको मैं कुछ सिम्टम दिखाना चाहूंगा। लगभग इस टाइप में ये ऐसा पत्ता लगेगा आपको कि पूरा ब्राउन हो चुका है और या जल गया है आग से, कुछ इस टाइम में ब्राउनिश हो चुका है। और अगर आप इसकी स्मेल की बात करें तो आपको ऐसा लगेगा कि जलने के बाद की जैसी स्मेल आती है या सड़े हुए की स्मेल आती है वैसी आती है। और उससे पहली स्थिति लगभग ऐसी थी जिसमें थोड़े से अल्टरनेरिया के स्पॉट दिख रहे थे, थोड़ा सा ब्राउनिश दिख रहा था पत्ता हमारा, और ये स्थिति थी। आप ये भी देखिए, कुछ ऐसे कर्ल होके आधा पत्ता आपका ब्राउन हो चुका है, आधा ग्रीन है, कुछ ऐसे भी लीव्स थे। तो बागवान साथियों, आप ये ना सोचे कि भी ये बीमारी आपके ही बगीचों में है, ये सबके बगीचों में है। इवन मेरे अपने बगीचे में भी है, औरों से कम है मगर बहुत कम है, मगर फिर भी है। अब जब हमने इसके बारे में सर्च करी, फार्मर कहाँ गलती कर रहे थे, फार्मर यहां गलती कर रहे थे कि जो ये पत्ता है इस पे हम मार्सोनीना और अल्टरनेरिया सोच के हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। मगर जब मैंने इसकी गहन जांच करी और समझा इस चीज को कि ये है क्या, बेसिकली इसको आप लेट ब्लाइट भी बोल सकते हैं, एक तरह का एक ब्लाइट है ये, और इसको आप नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच भी बोल सकते हैं। तो अब बड़ा सवाल आता है कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है और क्या क्या रीजन रहते हैं, और इस वर्ष क्या ऐसी अनुकूल परिस्थितियां मिली इसके लिए जो ये ज्यादा ही स्प्रेड हो चुका है, जिससे बगीचे ऑलमोस्ट तबाह हो चुके हैं। तो एक, जब ये लंबे पीरियड तक आपका पत्ता गिल्ला रहता है तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। दूसरी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अब एक जांच का विषय भी होने वाला है आने वाले टाइम में, और साइंटिस्ट और डॉक्टर के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण विषय रहेगा। इस वर्ष तो आ गया है, आने वाले टाइम में भी ये क्या ऐसे ही रहेगा या इसको और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को हम देखेंगे इससे की ऑर्चर्ड में। तो इसके रिगार्डिंग मेरी डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौणी से भी बात हुई है, और हमने एक टीम गठित करने के लिए भी कहा है कि लोगों के बगीचों में जाके एटलीस्ट इसकी जांच तो करवाए, कहीं ये ऐसी कोई प्रॉब्लम न हो कि आने वाले टाइम में और विकराल रूप धारण करे जैसे पहले हम स्कैब आदि से जूझ चुके। बागवान साथियों में हमेशा आप याद रखिए, जो पॉजिटिव सोच के लोग थे, मैं एक बात हमेशा बोलता था कि जो विदेशों से आपकी पौधे आ रहे हैं, विदाउट क्वारंटीन आ रहे हैं, तो कहीं ये आने वाली चुनौतियों को और विकराल तो नहीं करेगा। अगर ये ब्लाइट है तो क्या इसमें हम उन पौधों को भी जिम्मेवार ठहरा सकते हैं जिसकी वजह से सब एंटर हुआ है, क्योंकि यहां तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना आज तक देखी गई थी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम देख रहे हैं, जो हमने बगीचों में पहली बार ही देखी है। तो ये सबके लिए बड़ी चिंता का विषय है। सेब टूटने में अभी लगभग 1 महीना का समय है, अच्छा सीजन शुरू होने में लगभग 15 अगस्त के बाद सीजन स्टार्ट होगा अच्छे से, फुल स्विंग की अगर हम बात करें। अगर हमारे लीव्स ही नहीं रहेंगे तो हम क्या देंगे क्या। और दूसरी बड़ी बात है कि जब आप इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ये जानकारियां मैं अपने लेवल की आपसे साझा कर रहा हूं, अब गलत भी हो सकती है मगर मुझे लगता नहीं कि गलत है, बिल्कुल कुछ सोच समझ के ही मैं आप लोगों के बीच आया हूं, स्टडी करके भी आया हूं, पूरी जांच पड़ताल करने की जो मेरे लेवल की जानकारी थी वो मैं आज आपसे साझा करूंगा। इस बीमारी का अगर सबसे ज्यादा इलाज हो सकता है तो आपको जिंक बेस्ड फंगेसाइड इस्तेमाल करने होंगे। अब जिंक बेस्ड फंगेसाइड कौन से है हमारे पास? इंडोफिल Z78 है, एंट्राकॉल है, और भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जिंक की
मात्रा पाई जाती है। कृपया करके आप ऐसे फंगेसाइड को प्रोत्साहित करें कि जिसमें जिंक बेस्ड फंगेसाइड जो होगी उसको डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बड़ी बात है, आप देखेंगे कि आप लोगों के बगीचों में पत्ते ठीक थे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, जैसे ही आपने स्प्रे करी वैसे ही बगीचों में आग की तरह फैल गया। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि ह्यूमिडिटी। आपको मैं अगर एक्सप्लेन कर पाऊं अच्छे से, तो एक गर्म पानी की बकेट और एक आपके प्रेशर कुकर है जिसके अंदर आपने कोई चीज तैयार की है। अगर आप गर्म पानी के अंदर हाथ डालेंगे और प्रेशर कुकर की सीटी हटा के उसके ऊपर भाप के ऊपर हाथ रखेंगे, तो आप इमेजिन कर सकते कि किस में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। तकलीफ दोनों जगह होगी, मगर सबसे ज्यादा अगर आप बर्निंग का सामना अगर कहीं करना पड़ेगा तो वो भाप के साथ करेगा, जिसको हम एक ह्यूमिडिटी का पार्ट मान सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी, हाईली ह्यूमिडिटी हमेशा डेंजरस होती है। वो रिएक्ट कर रही है पत्तों पर, जिससे पूरा ही बगीचा साफ हो रहा है। यहां आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है बागवान साथियों। आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको सुबह आपके पत्ते सूख चुके हैं पूरी तरह से, तो 9 बजे से पहले पहले आप अपनी स्प्रे का कार्य कर सकते हैं। गर्म दिन में बिल्कुल भी आप स्प्रे ना करें, अदरवाइज आपकी स्थिति कुछ ऐसी होने वाली है पूरे बगीचों की। अनु शर्मा जी का मैसेज आया कि ट्री में ही सूख रहे लीव्स। बिल्कुल, ये वही पत्ते हैं जो ट्री में ही सूख रहे, छोटे पौधों में भी है। अलबत्ता फंगस ऐसी आती थी कि कुछ ओल्ड लीव पे आती थी, कुछ फ्रेश लीव्स पे आती थी। और ये ऐसी बीमारी देखी हमने कि भाई ये पूरे ही बगीचों में आ रही है। ब्लैक स्पॉट पड़ रहे, ब्लैक स्पॉट के बाद येलो नहीं हो रहा है पत्ता, पूरा काला हो रहा है। अब यहां पर मैं हैरान हूं, इतनी बड़ी स्थिति आ गई है, इतनी प्रॉब्लम आ गई है, और हमारे लोग अभी तक डॉक्टर या विभाग या सरकार तक ये बात पहुंचा ही नहीं पाए। मैं गारंटी देता हूं कि सिंगल भी ऐसा कोई फार्मर नहीं होगा जिसके ऑर्चर्ड में इस साल प्रॉब्लम नहीं है। बागवान साथियों, हमारे को सही ट्रीटमेंट के लिए सही बीमारी का पता होना चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट करिए। आज फिर से वही दौड़ चल पड़ी कि हम दुकानदार के पास जा रहे हैं और हमारे को वो फंगेसाइड बेच रहा है, और बीमारी क्या है दुकानदार को तो क्या पता होगा, इवन यहां तक कि किसी को आज शायद साइंटिस्ट को भी ढंग से पता नहीं होगा। और मैं हैरानी की बात है कि विभाग के अधिकारी अभी तक लोगों के बगीचों तक नहीं पहुंच पाए। मुझे नहीं लगता कि किसी ने उनको इंटीमेट किया। सभी अधिकारी कहीं ना कहीं बागवान भी है, पहले जो लोकेलिटी में मैक्सिमम तो लोकल है, और सबके बगीचों में प्रॉब्लम है, और अभी तक कोई भी ऐसे अधिकारी अभी तक पहुंच नहीं पाए। बड़ी हैरानी होती है कई बार ऐसी चीजों को देख के। एक तो पहले ही हमारी फसल कम है और ऊपर से ये प्रॉब्लम है, और उसका भी कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा। बागवान साथियों, आपको ध्यान रखना चाहिए, और जो भी आपके नजदीकी एक्सपर्ट है, एटलीस्ट उनको अपने अपने इलाकों में आप उनको इंटीमेट करिए कि ये प्रॉब्लम है, आप इसकी जांच तो करिए कि ये प्रॉब्लम क्या है। ये हमें पता कि ब्लाइट है, मगर इसका स्थायी समाधान क्या है। जिंक बेस्ड तो हम फंगेसाइड डाल रहे हैं, मगर ये लगता कि वैसा कारगर नहीं हो पा रहा जैसे होना चाहिए था। और बड़ी हैरानी हुई मुझे कल, एक हमारे फार्मर, मुझे नाम नहीं आ रहा उस शख्स का, वो ये कमेंट बॉक्स में जाके लिख रहे थे कि पांचटा जी लाइव इसलिए नहीं आ रहे, इनके बगीचों में फाइटोटॉक्सिटी हो गई है। अरे शर्म करो थोड़ी सी, ऐसी भयानक त्रासदी है। मुझे लगता कि आप जैसे लोग कहीं पर शहरों में बिल में छुपे होगे, जहां तुम्हारे को दिन दुनिया का पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है समाज के अंदर। फार्मर अपनी जान, इंसान अपनी जान के लिए सोच रहा कि कैसे उसकी जान बचेगी, कैसे उसका परिवार सुरक्षित होगा, कैसे उसका घर बचेगा। या तो मुझे लगता कि आपके घर में आपने अपने घर वालों को मजदूर बना के रखा है और खुद शहर में जाके कहीं बैठे हुए हैं आराम से।
मैं जरूर उस इंसान का नाम साझा करता, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस आदमी का। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं समाज में। और अगर आप लोग, आपको इतना ही ज्यादा वो है तो आप खुद ला आइए अपनी उस पे, मगर मुझे पता कि कोई सुनने को तैयार नहीं आपके, तो आपके घर वाले नहीं सुनेंगे। अब बागवान साथियों, बात ये आती है कि अब ये प्रॉब्लम्स आ रही है, अल्टरनेरिया आ रहा है, मार्सोनीना खासतौर अल्टरनेरिया तो आप बड़ा रूप नहीं मानेंगे, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, अब इसका करेंगे क्या? तो बागवान साथियों, कृपा करके जब भी मौसम साफ होता है, इमीडिएट स्प्रे ना करें आप, एक आध दिन रुक के करे। एक प्रॉब्लम ऐसी भी आती है कि समय ही नहीं मिल रहा कई लोगों को, मैक्सिमम लोगों को स्प्रे करने का। अगर समय नहीं मिल रहा तो उस कंडीशन में हम क्या करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मगर मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा कि आप सब्र करें, एक दिन एटलीस्ट बारिश के बाद का साफ होने दे, उसके अगले दिन अगर आपको सेकंड डे टाइम मिलता तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में स्प्रे पे जाए। और अपना जो स्प्रे का शेड्यूल है, जो लोग 20-25 दिन का शेड्यूल लेके चले थे, उसको कहीं ना कहीं छोटा करिए, 10 से 12 दिन के अंदर अपना स्प्रे का शेड्यूल लाइए। और आज बड़ी आपको एक बात जरूर याद आ रही होगी कि मैंने ये कहा था कि भाई लोग जो स्प्रेज नहीं कर रहे, जो ये सोच रहे कि हमारे सेब नहीं, हम स्प्रे नहीं करेंगे या लेट करेंगे या कम करेंगे, तो आज आप देखिए क्या सिचुएशन आ गई आपके ऑर्चर्ड में, एक भी लीव्स नहीं बचा होगा। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स मेरे पास आ रहे जिसमें एक भी लीव्स नहीं बचा किसी का। तो आप इमेजिन कीजिए कि आने वाली स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। अगर पहले से ही आपने थोड़ा थोड़ा करके ट्रीटमेंट शुरू की होती तो ऐसी स्थिति ना होती। इस साल बहुत सारी जगह पे टॉक्सिसिटी हुई है लीव्स में, इवन मेरे खुद हुई है टॉक्सिसिटी, और दवाई ही रिएक्ट कर गई। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि हम दवाई को दोष दे के मौसम को दोष दे। मौसम भी इतना फेवर का नहीं है, हो सकता कि दवाई की गुणवत्ता पे भी किसी पे क्वेश्चन मार्क हो, किसी बैच पे क्वेश्चन मार्क हो, मगर ये कार्य हमारा नहीं है, ये विभाग का कार्य है, इसको चेक करना इस पे। मगर थोड़ी सी टॉक्सिसिटी हुई थी, 1% से भी कम हुई थी, जिसको हमने 100% ठीक भी करवा दिया था, वो अलग इशू है। एटलीस्ट अब आप फंगेसाइड्स करते रहे, कोशिश ये करें कि अगर आपकी खास तौर पर ये प्रॉब्लम है, नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच है आपके ऑर्चर्ड में, तो आप जिंक बेस्ड फंगेसाइड पे ज्यादा जाए तो ज्यादा फायदा रहेगा आपके लिए। और जल्दी स्प्रे ना करें बारिश के बाद, ह्यूमिडिटी कंडीशन है तो बिल्कुल भी ना करें, सुबह और शाम करें, दिन को बिल्कुल भी स्प्रे ना करें। अब बड़ा क्वेश्चन आता कि फार्मर का एक क्वेश्चन रहता कि हम क्या फंगीसाइड डालें। मैंने आपको बताया कि आप बदल बदल के रिपीट ना करें। हाँ, अगर आपका ऐसा है स्थिति है कि जैसी यही प्रॉब्लम है, कई लोग Z78 भी डाल चुके हैं, एंट्राकॉल भी डाल चुके हैं, अगर आप 1-2 स्प्रे पहले डाल चुके हैं तो आप रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिपीट भी कर सकते हैं। मगर इस साल इतना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है हम सब लोगों के लिए सीजन, एप्पल सीजन, कि जिसमें सेब तोड़ने, पत्ते बचाने से लेकर, सेब तोड़ने से लेकर आपके लगभग जाने तक प्रॉब्लम आएगी। रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। अब तो ये टेंशन होने लगी कि हम मंडियों तक कैसे अपने सेब को पहुंचाएंगे। लिंक रोड के बुरे हाल है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा लिंक रोड है जिसमें 2 से 3 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ है। आप इमेजिन कीजिए कि एक गांव के अंदर कितने रोड है और एक इलाके के अंदर कितने रोड्स है। अब चुनौतीपूर्ण विषय सरकार के लिए भी रहेगा। और एक हमने परसों एक पोस्ट भी डाली थी डीजल की बढ़ी हुई कीमत को लेके, तो आप सोचिए कि उसकी मार अभी आनी बाकी है। लगभग 6 महीनों में लगभग 6 रुपए बढ़ चुका है डीजल। उसका कहीं ना कहीं हमारे जो रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों से लेकर हम जो पैकिंग मटेरियल है हमारा, हर चीज पे कहीं ना कहीं उसका बोझ पड़ेगा। एक तो पहले ही जनता त्रस्त है इस मौसम से, लाखों का नुकसान हर परिवार का हो चुका है, ऊपर से
महंगाई की मार और पड़ने वाली है। अगर मैं कमेंट बॉक्स को देख पा रहा हूं तो इतने कमेंट्स आ रहे हैं लीव्स को लेके, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने ये नहीं लिखा कि पत्ते नहीं झड़ रहे। तो ये बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय होने वाला है लीव्स को लेके। अब जो मैं हेल्प कर सकता हूं, जो जानकारियां मैंने जुटाई है वो मैंने आपसे भी साझा करी है। और दूसरा, यूनिवर्सिटी को स्ट्रिक्टली आदेश दिए जाएंगे कि कैसे करके इस बीमारी को क्योर किया जाए, कैसे हम इसको 100% रोक सकते हैं। और उसके लिए यूनिवर्सिटी और विभाग क्या कार्य कर सकती है। आजिम खान जी ने एक कमेंट किया है कि लोगों की 80 से 100 पेटी होती है, अगर वो इतनी सप्रेस करेंगे तो खान साहब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस धरती के ऊपर अगर सबसे टफ लाइफ रही है किसी की, वो किसी भी देश का किसान है। पूरी मौसम की मार भी उसको झेलनी पड़ती है, पूरी मैनेजमेंट भी उसको करनी पड़ती है। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यहां पर जो इंडस्ट्री खड़ी है वो किसी सरकार और विभाग के भरोसे खड़ी नहीं है, वो लोगों की मेहनत पे खड़ी है। लोगों को खुद अपनी एक्सपर्टीज लानी पड़ रही है डिजीज मैनेजमेंट के लिए। तरह तरह के प्रयोग करते हैं हमारे फार्मर, उसके बाद जाके फसल तैयार करते हैं और उसको बेचते हैं। अब स्प्रेज तो स्प्रेज ही करनी पड़ेगी। किसको पता था कि ऐसा मौसम खराब है? और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर आप कोई स्प्रे नहीं करता तो उसको इस साल की मार नहीं, अगले वाले आने वाले साल में भी आपको सो के रहना पड़ेगा अपने बिस्तर में, क्योंकि अगले साल भी आपके सेब नहीं लगेंगे, जिनके लीव्स ड्रॉप हो जाएंगे। जल्दी लीव ड्रॉप होगी तो सेकंड टाइम में अभी फ्लावर आ जाएगा ऑर्चर्ड में और अगले साल आप वॉश हो जाएंगे। अब किसान का कार्य है मेहनत करना और वो हम लोग कर रहे हैं। पहले ही से बहुत कम है, ऊपर से इतनी सारी प्रॉब्लम्स, आप हैरान होगे। मेरा अपना जो पर्सनल शेड्यूल है इतना अप टू डेट है कि मुझे नहीं लगता कि एक भी स्प्रे शेड्यूल में मैंने मिसिंग करी है। मगर फिर भी मार्सोनीना, और खास तौर पर मार्सोनीना इतना भी नहीं है जितना इसने परेशान करके रखा है। अब सोचने का यह विषय कि एक फार्मर करेगा अभी तो क्या करेगा। अभी से लीव ड्रॉप हो जाएंगे तो ना कलर आएगा ना साइज आएगा। गणेश जस्टा जी, दवाइयां तो फेक है, क्या करे सर? ये हमारा कार्य नहीं है, आपका और हमारा। इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम होता है, हर बैच की जानकारी होती है। अब करे भी तो क्या करे? जब 80% से ऊपर मार्केट में अनरजिस्टर्ड और अनलीगल दवाइयां बिकेगी तो इसमें आम जनता क्या कर सकती है, आप बताइए। सरकार में बैठे हुए लोग और सरकार के साथ जुड़े हुए लोग, किसी भी सरकार के, उनको कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। वो आपको सिर्फ आपस में लड़ाने का कार्य करेंगे, बाकी उनका कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया पे आके इतने बड़े नेता बन जाते हैं कि सारा प्रदेश और सारा देश ही उनसे चल रहा होगा, जबकि उनकी ना सुनता कोई, ना उनकी चलता कोई, ना उनकी जानकारी है कोई ऐसी। अगर आप लोग इतने ही किसानों के हितैषी है तो एटलीस्ट इस सिस्टम को तो सुधार करिए, अगर इतने ही बड़ा नेता है तो आप लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि आपके हित कहां पर है, किन बातों को लेकर आपका हित है और किससे इंडस्ट्री आगे जाएगी। स्कैब भी आनी शुरू हो गई है। अब आपके पास सिर्फ एक ही चीज है कि आप 10 से 12 दिन के अंदर स्प्रेज को रिपीट करते रहे और मौसम देख के करें। अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग में स्प्रे पे ज्यादा फोकस करें।
लगता है सोहेल चौहान जी, आप ब्लॉच बोलिए, ब्लाइट बोलिए, जो भी बोलिए, मगर एटलीस्ट फार्मर तो इस वक्त बर्बाद है। विटी किमटेटा जी का क्वेश्चन है, भैया एप्पल मार्केटिंग में आपके क्या विचार है? एप्पल केजी के हिसाब से सही बिकना चाहिए या ट्रेडिशनली? तो विटी, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा अपने विचार, तो मुझे लगता है कि जो पर केजी दाम तय किए सरकार ने, वो बहुत ही बढ़िया फैसला था। केजी के हिसाब से बिक्री बहुत बढ़िया है, ये कानून भी हमारे को बताता है। मगर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है केजी की, मुझे लगता है कि वो स्लैब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जैक्ट फिगर पे हम इसको ले जाए 24 किलो 23 किलो। मगर सरकार और सरकार से संबंधित एजेंसी की अपरिपक्वता बताऊंगा मैं इसको, कि प्रॉपर जानकारी के अभाव की वजह से उनको ये प्रॉब्लम आई। अगर सरकार एमएम, जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, एमएम पे फोकस करती कि हमने एमएम फाइनल कर दिया, ये स्पेसिफिकेशन होगी, उसके हिसाब से ग्रेडिंग के मापदंड तय किए जाएंगे, तो मुझे लगता कि आज ये चर्चा का विषय नहीं रहना था, ना सरकार कटघरे में होती कि आप किस हिसाब से चलते। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, आज भी मार्केट में बहुत कम जगह ऐसी है जहां केजी के हिसाब से बिक रहा है। आज भी ट्रेडिशनली बिक रहा है और लोग पूरी पैकिंग से ही बेच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार अपने निर्णय को वापस ले लेगी, आप देखते जाइए। और अगर वापस नहीं भी लेगी तो लोग अपने ट्रेडिशनली बेचते रहेंगे जैसा जिसका दिल करता है, मगर उसमें सफर आम फार्मर करेगा। सरकार की एक गलत डिसीजन की वजह से पूरी इंडस्ट्री सफर करेगी, क्योंकि जो एक रेपुटेटेड फार्मर होता है वो तो अपना प्रोडक्ट कैसे भी बेच लेता है, मगर जो ऐसा फार्मर जिसकी तादाद मुझे लगता है कि 80% होगी, ऐसे फार्मर जिनकी बिक्री में प्रॉब्लम है, जिनको जो छोटे और फार्मर है, तो मुझे लगता है कि वो सफर करेंगे, वो इसी असमंजस में रहेंगे। 24 किलो भरूं, 28 किलो भरूं, कितनी भरूं, कम भरूं, तो वहां नखरे निकालेंगे खरीदार और आड़ती, आपने कम किया, आपने ऐसा किया, तो ये बड़ी ही प्रॉब्लम है। अब संजय ठाकुर जी लिखते हैं कुल्लू में केजी के हिसाब से बिकता है। ठाकुर साहब, थोड़ा सा अपनी जानकारियां दुरुस्त कीजिए आप। ठीक बिकता है, मगर आप कभी उनसे ये पूछिए कि आप कितने सेटिस्फाइड है उस केजी की बिक्री से। हजारों ऐसे फार्मर है जो सेब बेचने सोलन से लेकर चंडीगढ़ तक आते हैं कुल्लू से। क्यों आते हैं? इसका बड़ा रीजन है कि उनको वहां पर उचित मूल्य नहीं मिल रहे। उससे अच्छा तो फिर क्रेट में ही बेच लेते, एटलीस्ट पैकिंग का खर्चा तो बच जाता फार्मर का। बहुत जगह बिक रहा है बेटी, ऐसा कोई इशू नहीं है, मगर अभी भी बहुत आ रही है। आप देखते रहिए, फार्मर ये वाली मंडियों को छोड़ के बाहर की जाना ज्यादा प्रेफर करेगा। अभी तो सीजन शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो 500 बॉक्स गए होंगे पर वैरायटी के, हाईएस्ट 1000 ही गए होने, जो अच्छा माल था। अभी कितना सेब गया? अभी तो सेब ही नहीं टूटा। थोड़े थोड़े से बॉक्सेस है जो हाई डेंसिटी में किसी ने सोलन के आसपास या सिरमौर के आसपास लगाए, अभी तो वो बिके। सेब तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो आप देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। हाँ, केजी के हिसाब से बिक्री सही निर्णय था सरकार का, और ये होना भी चाहिए था। अब बागवान साथियों, हम वापस अपने मुद्दों पे आते हैं। अब एक क्वेश्चन और जो आ रहा था लोगों से माध्यम से, कि जो पौधे गिर गए हैं उसको हम कब उठाएं। तो मेरा अपना ये मानना है कि आप थोड़े दिन रुक जाइए। अगर तो आपके छोटा पौधा है उसको आप थोड़ा सा सीधा करिए, बिल्कुल सीधा करने की कोशिश ना करें, हल्का सा सपोर्ट उसके नीचे दे, उसको अभी रहने दे, अपनी फसल को तोड़ दे। आप जैसे भी तोड़ते हैं, उसके बाद जैसे ही आपकी फसल टूट जाएगी उसके बाद आप उसको खड़ा करने की ओर जाए। अभी जल्दबाजी में आप उसको खड़ा ना करें, वो पूरी तरह ही खत्म हो जाएगा पौधा। बिल्कुल हल्का सा सपोर्ट लगाए उसके नीचे, पूरा उठाए ना अभी पौधा।
सोनू धनेक जी, क्या रेट? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एप्पल के रेट बहुत ही अच्छे रहेंगे इस साल, मगर जो प्रॉब्लम है वो है इसकी। सेब तो हम लेट भी तोड़ देंगे, साइज नहीं आ रहा लोगों के, इवन किसी के भी नहीं आ रहा। साइज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मौसम ही साइज वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि लगभग 20 से 25 दिन का लेट होगा सीजन इस साल। आप जल्दबाजी ना करें तोड़ने में, पत्ते बचाने की ओर ध्यान दे और धीरे धीरे सेब तोड़े। अपनी लेबर का इंतजाम करें क्योंकि इस साल मुझे लगता है कि लेबर की भी प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम ऐसे नहीं रहेगी लेबर की कि हो सकता है कि रोड कंडीशन की वजह से आपको अगर अगस्त में और वर्षा भी, मौसम विभाग तो ये बता रहा कि अगस्त में तो और ज्यादा बारिश है। तो अगर ये स्थिति सच में ही अगस्त में भी रही तो आप खुद सोचिए कि एक फार्मर क्या करेगा, उत्पाद को वो मंडियों तक भेजेगा। दीपा ठाकुर जी, गिफ्ट बॉक्स भी क्या केजी में बिकेगा? बिल्कुल केजी में बिकेगा। अब देखिए, बड़ी अलग सी बात है, कभी कि आपने नोटिस किया होगा कि नहीं किया होगा, सरकार ने तो बता दिया कि किलो के साथ। आप खुद सोचिए कि जो आपका गिफ्ट पैक है उसमें अगर हाई ग्रेड, फिर से वही बात आ जानी हाई ग्रेड वाली, जो मापदंड है एमएम के वो तो फॉलो होने ही नहीं है। उसमें आप हाई ग्रेड दे दीजिए और उसी गिफ्ट पैक को जिसमें 10 किलो सेब आना था उसको आप 14-15 कर दीजिए और उसी में एक एक्स्ट्रा ट्रेड डालना शुरू कर देंगे लोग, 2 के बजाय 3 लेयर कर देंगे। फिर से वो ट्रेंड बदलता जाएगा क्योंकि आप लोगों को ऐसे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि लोग भी नहीं सुधरना चाहते और ये हम भी नहीं सुधरना चाहते, इसलिए हमारे ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं होती। सबसे बढ़िया तरीका था या तो आप क्रेट में बेच देते, फिर अगर आपने ऐसा बेचना था तो एमएम का मापदंड बहुत सही था। और एमएम क्यों हम अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को, चाहे सरकार की चाहे अपनी लोगों की जो भी सोच है, एमएम में हमारा साइज घट जाना था क्योंकि अभी तक जो इल्जाम लगते हैं हमारे पर कि हमारे पास साइज नहीं है। फार्मर को बोला जाता है कि आपके पास दर अच्छी नहीं है, तो दर कहां से अच्छी होगी जब आपने अपने लार्ज को आपने स्मॉल बना दिया, तो कहां से दर मिलेगी बगीचे में? और इतने सारे क्रॉप हम ले रहे हैं, ऊपर से आप साइज उम्मीद एक्सपेक्ट करेंगे? मैंने 90 से 95% तक फ्रूट थिनिंग करी, अभी सेब का साइज इतना है। मुझे लगता है कि पूरा 1 महीना या उससे भी ज्यादा समय लगना अभी सेब तोड़ने में, 1 महीना तो कम से कम लगना है। सारा सेपरेटर 7 लेयर 240 तक है, बहुत कम एक्स्ट्रा स्मॉल मिलेगा। तो बेसिकली साइज आ रहा है हमारे बगीचों में, मगर हमारा ग्रेड हाई हो चुका है। तो सरकार को ग्रेड हाई को रोकना था और सरकार को गलत गाइडेंस मिली कि आप इसको 24 किलो कीजिए, आप इसको ऐसे करके लागू कीजिए। ये सिस्टम मुझे तो नहीं लगा। अगर आप लोग बड़े सही थे तो आप इसको इंप्लीमेंट करा के देखिए। मुझे नहीं लगता कि ये इंप्लीमेंट होगा। कैसे होगा वो तो आप भी समझदार है, ऐसे ही होगा। तो इसीलिए अगर एमएम की वो निकालते आप लोग, एमएम कैसे फाइनलाइज करती सरकार, उसके आधार पे साइज होता तो शायद प्रॉब्लम ना आती। अरुण कुमार जी, बिल्कुल है केजी वाला, मगर मैंने अभी एक शायद चौपाल के अंदर मंडी है, मैंने तो वहां 100 के हिसाब से बोल लिया, सुनी सोशल मीडिया पे। ये भी है, अभी तो सीजन ही नहीं हुआ शुरू, अभी आप देखते जाइए आगे। पिंकू वर्मा जी, ब्लैक स्पॉट के लिए परफेक्ट सोल्यूशन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास फंगेसाइड्स है, आप उसकी स्प्रे करते रहे, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक मिक्स करके करते रहे। आप ध्यान रखें कि वॉश ना हो दवाइयां, सुबह गिल्ले पत्तों में आप स्प्रे ना करें और बहुत ह्यूमिडिटी में आप स्प्रे ना करें। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें और स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करें। स्प्रेडर की इस साल सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर आप इस्तेमाल करते रहे तो डेफिनेटली, मेरा तो अपना ये मानना है कि पत्ते जितने भी झड़ेंगे, मगर जितने भी आप बचा पाओ वो आपके लिए प्लस है। अभी हमारे लोअर एलिवेशन में ही प्रॉब्लम है। अगर मैं अपने बगीचे की बात करूं, थोड़ी सी लीफ की प्रॉब्लम अभी लोअर एलिवेशन में है हमारे, मगर जो मेरे 6200, 6300 और 7200 की हाइट पर मेरा ऑर्चर्ड है, वहां पर अभी एक भी लीव्स खराब नहीं है।
तो होनी भी नहीं चाहिए। मगर प्रॉब्लम ऐसी है कि आपकी सेम प्रैक्टिस है, किसी खेत में आपके बीमारी लग रही है, किसी में नहीं लग रही है। ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि जो चारों साइड से हमारे ऑर्चर्ड कवर्ड है दूसरे ऑर्चर्ड से, तो वहां लगभग 80% लीफ फॉल हो चुका है। तो ये जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड हो रहा है और ये आउट ऑफ कंट्रोल है। इस साल बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। जो फार्मर इस साल पत्ते बचा पाएगा वो तो जबरदस्त प्रैक्टिस रहेगी। वैसे प्रैक्टिस भी क्या जबरदस्त रहनी, समय पे स्प्रे सभी लोग करना की कोशिश करें। जब मौसम नहीं साथ दे रहा तो क्या करें। तो बागवान साथियों, एक तो ये जानकारी थी जो मैं आपसे साझा करना चाहता था इस बीमारी को लेके और मार्सोनिना लेके, अल्टरनेरिया को लेके। अब एक और साझा करना चाहूंगा, जैसे कि पियर का समय आ चुका है। अब लगभग हाफ रेड तोड़ रहे हैं लोग, या तोड़ने वाले, या कई हाइट में थोड़ा लेट तोड़ेंगे, या बरगमट आने वाली है। तो एक सुंडी जो उसको डैमेज कर रही है, एटलीस्ट आप उसकी आप चेकिंग करें और एक इंसेक्टिसाइड की स्प्रे आप इस समय पर कर सकते हैं, पियर में खास तौर पर। अदरवाइज आपकी बहुत सारी बी ग्रेड आ जाएगी, बी ग्रेड पियर आ जाएगी। तो इसीलिए समय जैसे ही मिलता है आप एक इंसेक्टिसाइड की स्प्रे नाशपाती में जरूर कर दे। अब और एक बड़ा क्वेश्चन आता था बहुत सारे लोगों का कि हमने खाद डालनी थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्यों खाद डालनी है। अगर आप एक बगीचे की देखेंगे मैनेजमेंट, छोटे पौधे से लेकर बड़े, एक्सेस वेजिटेशन आ चुकी है। अगर आप छोटे पौधों में जो लगभग नॉन बेयरिंग प्लांट है उसको और ज्यादा ग्रो कराना चाहते तो आप नाइट्रोजन बेस्ड डाल सकते हैं। मगर जैसी बारिश आ रही है, जितनी भी आप खादें डालेंगे वो तो सारी लीच हो जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम है। मुझे लगता कि अभी आप एटलीस्ट खादों का इस्तेमाल एटलीस्ट बिल्कुल भी ना करें अपने बगीचों में, या फिर आपके काम नहीं आएगा। तो इसीलिए आप अभी ऐसा कुछ भी ना करें खाद के नाम पे। ऑलरेडी बहुत बढ़िया बगीचे चले हैं। अगर कहीं ना कहीं नुकसान है तो एक फायदा इस मौसम का ये भी है कि वेजिटेशन बहुत अच्छी आ चुकी है। इसका मतलब है कि रूट डेवलपमेंट हो चुकी है हमारे बगीचों में नई। जब रूट डेवलपमेंट अच्छी हो चुकी है तो न्यूट्रिशन अपटेकिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि प्लांट की हेल्थ ही बहुत अच्छी है। पत्तों का साइज इतना बड़ा है, ग्रोथ आपकी और वेजिटेशन में चलेगी। हाँ, प्रॉब्लम है उसको अब सर्दियों में ही हम सॉर्ट कर सकते हैं। एक भाई ने लिखा भी है, फार्मर ने, कि समर प्रूनिंग, बिल्कुल आप समर प्रूनिंग कर सकते हैं, मगर एक लिमिट में रह के। अगर आपके फसल ज्यादा है तो आप कम समर प्रूनिंग करें, अगर आपके फसल बहुत कम है तो आप हैवी समर प्रूनिंग पे जा सकते हैं। और सेब तोड़ने के 40 से 45 दिन पहले आपको समर प्रूनिंग का कार्य कर लेना चाहिए। सबसे उपयुक्त समय यही होता है। तो बागवान साथियों, मुझे लगता है कि जो आजकल की बड़ी जरूरी चीजें थी वो मैं आपको एटलीस्ट बताने में कामयाब हो चुका हूं। शायद आप सेटिस्फाइड भी होंगे। और अब मेरा एक ही चीज रहेगी कि आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने बगीचे का ख्याल रखें। पानी के जो हमारी निकासी थी वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे खेत गिर रहे हैं खास तौर पर। और एक चुनौतीपूर्ण विषय ये भी रहेगा, फार्मर के लिए भी एक सीख है। बहुत सारे ऐसे फार्मर है, मुझे लगता है कि जो मैंने एक चीज और भी बताई थी, थोड़ा सा मैं उस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा 2 मिनट का, कि जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की वजह से मान रहे हम। और ये इसमें सच्चाई भी है कि रोड की वजह से, रोड हमारे फैसिलिटी के लिए खुले थे, मगर उसमें सिर्फ लोगों का सिर्फ एक ही गलती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जगह जगह पे कलबट डालने नहीं देते, नालियां बनाने नहीं देते, और उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बहुत सारी जगह पे। दूसरी बड़ी बात आती है पीडब्ल्यूडी विभाग की। पीडब्ल्यूडी विभाग कभी सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट होगा। मैंने एक दिन हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी को भी लिखा था कि सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट इस वक्त आपके पास है। अब ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा कि आप इसको कैसे चलाते हैं इस विभाग को। एक बाबू से लेकर एक बड़े अधिकारी तक सारे लोगों की कमीशन फिट है, और फार्मर सफर करता है, आम जनता सफर करती है। प्रॉपर ड्रेनेज नहीं बनाई जाती, बना के नहीं करते। इवन जो मैं, आपने देखा होगा, मैं अपने चेपड़ी बिलासन रोड की हमेशा बात करता था, बहुत कंट्रोवर्शियल रहा कुछ साल पहले। इतनी
कंट्रोवर्सी के बावजूद भी हम वो काम नहीं करा पाए, क्योंकि जब मिली भगत होती है ठेकेदार और विभाग की तो वो कभी भी पूरे नहीं कर सकते और लोगों को घुटने टेकने पड़ते हैं। इवन हमारे ही लोग हमारे बीच के उनको शय देते हैं और आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, जिसकी खामियाजा आज हमारे को भुगतना पड़ रहा है। हम हर बार बोलते थे ड्रेनेज बनाओ, फार्मर ने किसी ने भी अपने बगीचों में ड्रेनेज बनाने की जहमत नहीं उठाई। आपकी प्रॉपर नालियां होती तो आपका इतना नुकसान नहीं होता, आपकी प्रॉपर पानी निकासी होती तो नदी नालों में जाता आपका पानी। प्रॉपर ड्रेनेज बनवाने भेजते आप सड़कों में तो आज ये स्थिति नहीं आती। और नदी नालों में हमने प्लांटेशन कर करके उसको अगर कोई 10 मीटर का था तो उसको 1 मीटर पे ले आया है। क्यों कि क्या स्थिति है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नई लाइव के साथ मैं बहुत जल्द जुड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास भी काम है। हमने अपनी पियर प्लग करके रखी है और रोड बंद है, मशीन आने वाली है। पिछले 3 दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं, बीच में थोड़ा देर खुला था फिर से बंद हो गया, अब मैं उसको खोलने जा रहा हूं। और आप लोग भी ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का, अपने बगीचों का, जिससे नुकसान कम से कम हो। अभी भी आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बगीचों में जाइए, नालियां जरूर बनवाइए, निकासी बनाने की। जैसे आज मौसम मिल रहा है तो अपनी लेबर को आप निकासी की ओर ले जाए, क्योंकि आने वाला समय किसी को नहीं पता। अगर सच में ही इतना मॉइस्चर है, अगर हैवी रेन अगस्त में भी हुई तो हम लोग सब वॉश आउट हो जाने। तो लोगों को अपने जान की फंसनी, बगीचों की किसको फंसनी। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखें अपना, अपने बगीचों का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बागवान।